नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ ज़िंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आइए अब सुनते हैं सुश्री अमृता प्रीतम जी द्वारा रचित एक बेहद ही खूबसूरत कहानी, एक खाली जगह का अंतिम भाग। इस समय तक मुक्ता का सारा चिंतन सीधा सा, साधारण और उस औरत की मृत्यु से जुड़ा हुआ था जिसकी मृत्यु के बाद उसके मर्द को मुक्ता ने अपना मर्द बना लिया था। पर जिस समय नाश्ते की चाय मेज़ पर रख दी गई और दिलीप राय अपने कमरे में से काम पर जाने के लिए तैयार हो आए, तो मुक्ता का सारा चिंतन जैसे एकाएक रास्ते से लौट गया। अचानक इस मोड़ पर आ गया जहाँ से एक नया रास्ता भी न जाने किधर जाने वाला उसके पाँव के आगे आ गया हो। आज दिलीप राय ने मुक्ता की ओर देखा था, पर बिल्कुल उस तरह जिस तरह चाय के प्याले की तरफ या उबले हुए अंडों की तरफ। दृष्टि में क्षण भर का संबंध था, इससे अधिक कुछ नहीं। एक ठंडी सी लकीर मुक्ता के कंधों से उतरकर पीठ की हड्डी में फैल गई। आज कमरे में कुसुम भी नहीं थी और माँ भी नहीं, इसलिए मुक्ता ने कुछ निसंकोच होकर कई बार नज़र भरकर दिलीप राय की ओर देखा। एक तना हुआ शरीर, तराशे हुए नक्श, पर जिस सबसे हर चीज़ एक फासले पर होने का एहसास देती हो। पहने हुए कपड़े भी अंगों के निकट होकर खड़े हुए, लेकिन अंगों के स्पर्श से दूर। अचानक हाथ में एक कागज़ लिए हुए सेक्रेटरी कमरे में आया। सर, यह तार। दिलीप राय ने निगाह उठाकर उधर देखा और उधर की आवाज़ परे जहाँ थी वहीं रुक गई। दफ्तर में बैठो, दिलीप राय ने धीमे से कहा और केतली में से गर्म चाय प्याले में डाली। सर, एक बार उधर की आवाज़ फिर उभरी। शायद काम के अत्यंत आवश्यक होने का आग्रह था, या शायद किसी बड़े नुकसान का। दिलीप राय ने कहा कुछ नहीं, सिर्फ उधर देखा। शायद जो पहले कहा था वह अभी भी वहीं हवा में ठहरा हुआ था और वही आगे होकर सेक्रेटरी के हाथों से टकरा गया। वह उन्हीं पैरों पीछे चला गया। बाहर वाले घर के अंतिम सिरे पर बने हुए उस कमरे में, जो नेहरू प्लेस वाले दफ्तर का एक छोटा सा टुकड़ा घर में भी था, दफ्तर के समय से हटकर और अलग। मुक्ता को लगा दिलीप राय ने घर के समय का एक टुकड़ा जैसे अभी उसके सामने काम के समय से तोड़कर कमरे में रखा है। रगों में भय की एक हल्की सी लकीर फिर गई। इसलिए नहीं कि दिलीप राय को घर एकांत के कामों का दखल पसंद नहीं था, सिर्फ इसलिए कि समय के इस टुकड़े को उन्होंने जैसे एक ठंडे चाकू से चीरकर अलग किया हो। एक सामर्थ्य, पर लोहे की धार की तरह तीखी और ठंडी। दिलीप राय उठकर कमरे से जाने लगे तो एक नज़र मुक्ता की ओर देखा। पूछा, कोई चीज़ चाहिए? मुक्ता के होठों के पास एक मुस्कुराहट उभरी, जैसे नहीं शब्द उभरा हो। और दिलीप राय जब कमरे में चले गए, मुक्ता को लगा उनका कमरे में होना और कमरे से जाना भी उनके अधीन है, आज्ञा में बंधा हुआ, धरती की ग्रेविटी की तरह। और मुक्ता को पहली बार लगा एक और राह भी है जो एक और कब्र की ओर जाती है, न जाने किसकी, न जाने कहाँ। पर सवेरे की वह अनुभूति मन में और गहरी उतर गई। कुछ फूल
सिर्फ किसी कब्र पर चढ़ने के लिए उगते हैं। शायद मैं भी। पैर अचेत से सोने के कमरे की ओर मुड़े, पर वह कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर ठिठक गई। कमरा जैसे अपना न हो, किसी और का हो। आँखों में पलंग की पहचान थी और पलंग के पास पड़े हुए बिजली के बुझे हुए कोयलों की भी, पर कमरे की एक ठंडी सी गंध थी जो अजनबी थी। मन में बीती हुई रात सुलगी और उसका सारा सेक जाना पहचाना लगा, पर ऐसे जैसे एक पुरातन घटना हो, वर्तमान से टूटी हुई। वर्तमान सिकुड़कर कमरे की दहलीज में बैठा हुआ लगा और कमरे के अंदर की ओर इस तरह झांकता हुआ जैसे अंदर सिर्फ इतिहास के खंडहर हों। मुक्ता ने इस अचंभे को पैरों के तलवे तक महसूस किया। लगा शायद हर रात दिन की लौ का स्पर्श पाते ही इतिहास का खंडहर बन जाया करेगी और हर दिन वह वर्तमान होगा जो कमरे से बाहर होगा। फर्श का या दीवार का सहारा काफ़ी नहीं था। मुक्ता को एक ऐसा सहारा चाहिए था जो दहलीज में खड़े हुए उसके वर्तमान को भीतर कमरे में ले जाए, कमरे की हर चीज़ से जोड़ दे, दिलीप राय की अनुपस्थिति से भी। सहारे का एक तार सा हाथ में आया। याद आया ब्याह की रस्म के लिए उसके माँ बाप को अपना घर दिलीप राय के स्वागत के लिए बहुत छोटा लगा था। अपने अस्तित्व पर स्वयं शर्माता सा और अपने निम्न मध्यम वर्गीय विचार की भांति सहम कर खड़ा हुआ और उन्होंने घबराकर संदेश भिजवाया था कि वह रस्म बाहर किसी और स्थान पर की जा सकती है। घर के एक मित्र ने भी बताया था कि अब आलीशान होटलों में हवन की अग्नि के लिए भी किराए के कमरे बन गए हैं। तब मुक्ता को लगा था जैसे किसी भी घर की ज़मीन उसके पाँवों के नीचे नहीं है। आँखों के आगे शून्य आ गया था जो किराए के कमरे से लेकर किराए के रिश्ते तक फैलता दिखाई दे रहा था। पर उस क्षण मुक्ता के मन को दिलीप राय ने जैसे हाथ देकर बचा लिया था, वापसी संदेश भेजा था। यह रस्म उसी घर में होगी, बाहर कहीं नहीं। और विवाह संस्कार वाली रात को दिलीप राय को जयमाला पहनाते हुए मुक्ता की आंखों में वह स्वागत भी भर आया था जो केवल उसकी ओर से नहीं था, घर के फर्शों की उखड़ी हुई और दर्जों वाली ईंटों की ओर भी था। आज इस घड़ी, उस बीती हुई घड़ी का सहारा लेते हुए मुक्ता ने दिलीप राय के कमरे से जुड़ना चाहा, उसके पास जाकर उसकी आत्मा को हाथों से छूकर अपना बनाकर, और वह पाँव पर जोर सा डालते हुए पलंग के पास आई, पर पैर पलंग के पाए में अटक गए। एक ख्याल आया जो पहले नहीं आया था। रात को जिस समय शरीर का शरीर पर अधिकार होता है, क्या वह अधिकार सचमुच का होता है? लगा दिलीप राय का वजूद उसके लिए पूरी धरती बन जाता है, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, जिसके निर्जनों में वह खो जाती है और जिसकी आबादियों में वह बस जाती है, और वह मीलों पर मील फलांगने पर भी धरती की था नहीं पा सकती। हाथ एक अनंत में भटकते रह जाते हैं, पर वह दिलीप राय कभी भी उसे धरती की तरह नहीं ढूंढते। वह हमेशा एक नपी तुली चीज़ की तरह उसे अंगों में संभाल लेते हैं, चाहे तो बाहों में समेट लेते हैं, चाहे तो परे एक ओर रख देते हैं। आँखों में पानी भर आया। लगा उसका अस्तित्व इतना छोटा है, सीमित, कि आँखों के पानी में भी डूब सकता है। और मुक्ता को लगा किसी और की नहीं, उसकी अपनी कब्र है, कहीं बनी हुई, जिस पर चढ़ाए जाने के लिए
वह फूल की तरह उगी है। माँ घर में थी तो मुक्ता को रसोई में जाना सहज नहीं लगा था। उसे लगा था माँ सोचेगी कि मैं घर का सब कुछ अपने हाथों में ले रही हूँ बहुत जल्दी, इसलिए जो कुछ जिसके हवाले था उसी तरह रहने दिया। वैसे भी अभी तक उसने दिलीप राय की पसंद या नापसंद को नहीं जाना था, सिवाय इसके कि हर दोपहर को और हर शाम स्टीम की हुई सब्जियों की एक डिश ज़रूर बनती थी जो माँ ने कभी नहीं खाई थी। शायद पसंद नहीं थी, पर वह मेज़ पर परोसी जाती थी, जिससे लगता था कि वह दिलीप राय के खाने का एक ज़रूरी हिस्सा बनी हुई है। माँ कोई 20 दिन बाद वापस पंजाब चली गई तो मुक्ता ने उसी शाम कुसुम का लिख कर दिया हुआ कागज़ निकाला और पहली बार रसोई में गई। उस दिन मुक्ता ने कच्चे कीमे के कबाब बनाए। संध्या समय दिलीप राय ने हर रोज़ की तरह अपने लिए स्कॉच विस्की का गिलास बनाया और मुक्ता के लिए गिलास में सेबों का रस डाला। तो उस समय मुक्ता ने कुछ झिझकते हुए कबाब की प्लेट मेज़ पर रख दी। घर में यह उसका पहला प्रयत्न था, इसलिए यह झिझक कुछ और ही तरह की थी और इससे बचने के लिए उसने सेबों के रस वाले गिलास को हाथ में लेकर एक घूंट भरा भी, पर गिलास को होठों से हटाया नहीं। शायद चेहरे को थोड़ी सी ओट की आवश्यकता थी, भले ही वह गिलास की गोलाई की 3 इंच की ओट ही क्यों ना हो। अच्छा, दिलीप राय ने कबाब के स्वाद को पहचानते हुए धीरे से कहा और फिर एक नज़र मुक्ता की ओर देखा। मुक्ता का कुछ मुस्कुरा देना स्वाभाविक था, पर अपने होठों में सिमटती हुई सी यह मुस्कुराहट भी मुक्ता को स्वाभाविक नहीं लगी। लगा कबाब की प्लेट का तो पता नहीं, पर उसने अपने होठों की मुस्कुराहट एक रिश्वत की तरह दी है। मुक्ता की आंखें शर्मिंदा सी नीचे की ओर देखने लगीं। फर्श के सफ़ेद सीमेंट में मिले हुए पत्थर के छोटे और काले टुकड़े आँखों के आगे रेंगने लगे। मन में सहमापन सा आया। यह रिश्वत जो होठों पर एक मुस्कुराहट बनकर आई है, कभी शब्द बनकर भी आ सकती है और मुक्ता को किसी से नहीं, अपने होठों से एक भय सा आ गया। पर इस भय में से एक और अलग तरह का भय उभरा। नहीं, दिलीप राय के सामने उसके होठ शब्दों की रिश्वत नहीं दे सकेंगे। वह केवल घबरा कर किसी दिन किसी भी घड़ी सिसक उठेंगे और घर की हवा से उस गुनाह की स्वीकृति फैल जाएगी जो अभी केवल उसके मन में दबा हुआ है। एक संकोच था। मुक्ता की आंखें ऊपर नहीं उठ रही थीं। दिलीप राय ने संकोच को समझा, पर संकोच की भयानकता को नहीं। कहा, मिस दिल्ली के हाथों के बने कबाब भी मिलेंगे, यह नहीं सोचा था। मन के सेंक से होठ भी पिघले और दिलीप राय ने निकट आकर मुक्ता के होठों को छुआ। महक विस्की की भी नहीं थी, भुने हुए कबाब की भी और दिलीप राय की सांसों की भी। मुक्ता महक में भीग गई। मन गीला हो आया तो मुक्ता को लगा जैसे आँखों का कर्म आज मन के हिस्से में आ गया हो। मिस दिल्ली, दिलीप के होठों के पास एक हल्की सी शोखी आई। कुसुम ने बताया था? मुक्ता ने धीरे से पूछा। क्या? कि मिस दिल्ली बनना चाहती थी? हाँ, पर बन नहीं सकी। बन सकती थी, मुश्किल बाहर नहीं थी, अंदर थी, घर में। घर से इजाज़त नहीं मिली, मैं जानता हूँ। फिर जो बन सकी। मुक्ता कुछ कहते कहते चुप हो गई। कहना चाहती थी, फिर मिस दिल्ली क्यों कहते हो? पहली रात भी यही कहा था। मुक्ता को पहली रात भी इस शब्द में से एक हल्के से व्यंग का अनुभव हुआ था। आज भी हुआ, पर पूछना चाहकर भी पूछ नहीं सकी।
लगा हवन की अग्नि हाथों में एक संबंध थमा सकती है, पर उसकी लौ मन के अंधेरे कोनों तक कभी नहीं पहुंच सकती, और वह कोने किसी भी संबंध की सीमा के बाहर रह जाते हैं। दिलीप राय मुक्ता के बिल्कुल पास आकर हंस के बोले, अगर अखबारों में छपता क्या सिर्फ तभी माना जाता? कोई वह खबर भी सच्ची हो सकती है जो अखबारों के बाहर रह जाए। क्या मतलब? फॉर्म भरा जाता तो आखिर यह फैसला भी किसी आदमी ने ही करना था ना? हाँ, जो कोई भी जज होता, कोई जज या ज्यूरी, पर वह मैं भी तो हो सकता हूँ। क्या यह काफ़ी नहीं? मुक्ता ने पूरे मन से मुस्कुराना चाहा। लगा अगर यह अर्थ केवल इतने ही हैं, सीधे और सीमित, तो उसके लिए इनका अखबारों के बाहर रह जाना उससे भी अधिक गंभीर है, जितना कि अखबारों के अंदर आ जाने से होता। यह खबर सिर्फ कुछ दिनों के लिए होती, और यह जो अखबारों के बाहर है उम्र भर के लिए हो सकती है। पर मुक्ता चाहकर भी मुस्कुरा न सकी। लगा इंसान के मन को अखबार की तरह साधारण आंखों से नहीं पढ़ा जा सकता। कल इतवार है, मिस दिल्ली ने, मेरा ख्याल है, पूरी दिल्ली नहीं देखी होगी। सवेरे बहुत तड़के दूर तक जाया जा सकता है, एक लॉन्ग ड्राइव, दिलीप राय ने कहा तो मुक्ता का मन सहज हो आया। यह आज पहला दिन था जब दिलीप राय ने मुक्ता को अपने साथ कहीं चलने के लिए कहा था। वह पिछले दिनों में 3 बार घर के बाहर गई थी, अपने माता पिता से मिलने के लिए, तो तीनों बार घर का ड्राइवर उसे सवेरे के समय गाड़ी में ले गया था, संध्या समय ले आया था। दिलीप राय न वहाँ उसके साथ गए थे, न और कहीं साथ चलने के लिए उसने कहा था। इसका कारण मुक्ता ने अपने मन में ही खोज लिया था कि घर की दुर्घटनाओं के बाद यही स्वाभाविक हो सकता था। आज उन्होंने सवेरे एक लॉन्ग ड्राइव के लिए कहा तो मुक्ता को लगा जैसे वह दुर्घटनाओं की सीमा को पार करके कुछ इधर इसकी ओर आ रहे हों। सवेरे बहुत तड़के उठना था। दिलीप राय ने चाय का थर्मस और पनीर, बिस्किट जैसी कुछ चीज़ें साथ रखने के लिए कहा था। इसलिए मुक्ता की रात के पिछले पहर में आँख खुल गई तो फिर नींद नहीं आई। यह रात के पिछले पहर का जाग उठना मुक्ता के मन पर ठंडी ओस की तरह गिरने लगा। क्या वह सचमुच दुर्घटनाओं की सीमा को पार करके कुछ इधर उसकी ओर आ रहे हैं, या उसका हाथ पकड़कर उसे भी परे दुर्घटनाओं की सीमा के अंदर ले जा रहे हैं? लगा शायद इसी तरह वह उसके साथ एक लंबी ड्राइव पर जाया करते होंगे। इसी तरह चाय की थर्मस उसके साथ रहा करती होगी। मुक्ता ने चौंक कर अपने हाथों की ओर देखा। विश्वास नहीं हुआ कि इन नए हाथों से क्या सचमुच उनके पुराने दिनों को थामा जा सकेगा। कांपते हुए हाथों से मुक्ता ने अलमारी के पास जाकर अलमारी को खोला और वह चाबी निकाली जो माँ ने जाते समय दी थी, और कहा था, यह पहली के ट्रंक की चाबी है, तेरा जी करे तो खोल कर चीज़ें निकाल कर बरत लेना, जी करे तो किसी को दे देना। और मुक्ता ने दबे पांव स्टोर में जाकर वह ट्रंक खोला जिसमें पहली के कपड़े रखकर वह ट्रंक बंद कर दिया था। कई साड़ियाँ मुक्ता ने हाथों में उठाई, फिर रख दी। यह नहीं पता चल रहा था नए हाथों से पुराने दिनों को पकड़ने के लिए किन धागों का सहारा लिया जा सकता है। एक साड़ी आंखों को अलग सी लगी, रंग बिरंगी पतली लकीरों के जाल में लिपटी हुई। ख्याल आया शायद यह वही हो जो कुसुम ने बताया था कि वह फ्रांस से लाए थे। मुक्ता ने ट्रंक को बंद करते हुए वह साड़ी बाहर रख ली और गुसलखाने में नहाने के लिए चली गई, और नहाकर उस साड़ी को पहनते हुए उसे अजीब सा एहसास हुआ
जैसे वह कपड़े नहीं, जन्म बदल रही हो। अभी अंधेरा था जब गाड़ी में चाय और बाकी चीज़ें रखवा कर मुक्ता ने दिलीप राय को जगाया। जागने और तैयार होने के वक्त दिलीप राय ने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाहर आकर गाड़ी में बैठते समय एक बार उन्होंने मुक्ता की ओर देखा तो मुक्ता को लगा उनकी नज़र साड़ी के पल्ले पर अटक सी गई है। पर दिलीप राय ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप गाड़ी चलाने लगे और मुक्ता गाड़ी की खिड़की से दिल्ली के खंडहरों को देखती अपने में उतर गई। न जाने इस दिल्ली ने मेरे भीतर कितनी बार बनना उभरना है और कितनी बार खंडहर होना है। डॉक्टर ने मुक्ता का मुआयना किया तो पहली बधाई दिलीप राय को दी, दूसरी मुक्ता को। यह वही डॉक्टर थी जिसके हाथों दिलीप राय के पहले बच्चे का जन्म हुआ था। उसे उस बच्चे की मृत्यु का भी पता था, इसलिए उसकी आंखों में इस समय बधाई की पहली आवश्यकता दिलीप राय को थी। दिलीप राय को एक तसल्ली का एहसास हुआ, पर डॉक्टर के जाने के बाद यह उन्होंने मुक्ता को आंखों में भरकर देखा। लगा यह तसल्ली का एहसास उन्हें इतना अपनी खातिर नहीं हुआ था जितना मुक्ता की खातिर। जिस दिन मुक्ता ने घर की पहली औरत के कपड़े निकाल कर पहने थे, दिलीप राय ने कहा कुछ नहीं था, पर उस दिन से एक चिंता उनके मन में उतर गई थी कि मुक्ता इस घर में आई है, पर अपना अस्तित्व पहनकर नहीं। आज उन्होंने मुक्ता को आंखों में भरकर देखा तो मुक्ता मुस्कुरा दी, पर क्षण भर की तसल्ली के बाद दिलीप राय ने महसूस किया कि मुक्ता की मुस्कुराहट जैसे किसी खंडहर में से निकलकर सामने आई हो, बीते काल की भूल में लिपटी हुई और किनारों से घिसी टूटी हुई। तुम खुश नहीं हो? खुशी के पहले क्षण में ही दिलीप राय ने अचानक मुक्ता से पूछा, पर अपने शब्द ही कानों को अजीब लगे। खुश हूँ, मुक्ता ने कहा, पर जल्दी ही, जैसे पांव स्थिर न हो। दिलीप राय ने एक संजीदगी से मुक्ता की इस घबराहट को झेल लिया और उसका और अपना ध्यान नई ओर मोड़ना चाहा। पूछा, तुम्हारा क्या जी करता है, लड़की हो या लड़का? मुक्ता ने जल्दी से कहा। दिलीप राय हंस पड़े। कुछ कहा नहीं, पर सोचा, हर औरत यही कहती है, पता नहीं क्यों औरत को अपनी ज़ात अच्छी नहीं लगती। कहा, अगर लड़की हुई तो? हो ही नहीं सकती। क्यों, आप नहीं जानते? दिलीप राय हंसने लगे, पर मुक्ता नहीं हंसी। उसने सिर्फ एक नज़र उधर देखा जिधर कमरे में बच्चे की तस्वीर पड़ी हुई थी। माँ को खत लिखूं, बहुत खुश होंगी, दिलीप राय ने कहा तो मुक्ता चौंक सी गई। बोली, नहीं, मुझे डर लगता है। डर? काहे का? पता नहीं, शायद यह कि यह सच नहीं है। नहीं, खत मत लिखना। दिलीप राय फिर हंस पड़े, पर कहने लगे, अच्छा, नहीं लिखता, अगले हफ्ते लिखूंगा या उससे अगले हफ्ते, जब भी तुम कहोगी। फिर 2 हफ्ते भी बीत गए, पर खत लिखने का समय आकर भी नहीं आया। मुक्ता अचानक पीड़ा से तड़पने लगी और डॉक्टर ने आकर कहा कि इस बच्चे को बचाया नहीं जा सकता। हल्का सा ऑपरेशन करना पड़ा, पर मुक्ता को पीड़ा मुक्त करके भी डॉक्टर जानती थी कि इस समय एक तसल्ली और हमदर्दी की आवश्यकता जितनी मुक्ता को है उतनी दिलीप राय को नहीं। इसलिए डॉक्टर ने बड़े अपनत्व से मुक्ता के लिए मन लगाया और विश्वास दिलाना चाहा कि आगे के लिए कोई सहमाहट उसके अंदर न बैठे। मुक्ता की माँ उस दिन पास रही थी। उसने घबराकर डॉक्टर से पूछा था कि एक बार अगर ऐसा हो जाए तो आगे भी सचमुच हमेशा ऐसा ही होने का खतरा होता है क्या? इसलिए डॉक्टर ने मुक्ता को और उसकी माँ को तसल्ली देते हुए इकरार किया
कि वक्त आया तो मुक्ता की सारी हिफाजत पहले दिन से ही अपने हाथ में ले लेगी। मुक्ता ने सिर्फ सुना, पूछा कुछ नहीं, शायद सुना भी नहीं। डॉक्टर चली गई, माँ चली गई तो उसने सिर्फ दिलीप राय से कहा, आप बहुत उदास हैं। दिलीप राय ने कुछ चौंक कर मुक्ता की ओर देखा। इस समय वह पीली जर्द सी पलंग पर पड़ी थी और उसका यह प्रश्न कुछ स्वाभाविक हो सकता था, लेकिन दिलीप राय को स्वाभाविक नहीं लगा। और उसका यह प्रश्न कुछ स्वाभाविक हो सकता था, लेकिन दिलीप राय को स्वाभाविक नहीं लगा। ये शब्द आज के नहीं, ब्याह की पहली रात के यहीं पलंग के पास खड़े हुए हैं। पहली रात, पहले शब्द मुक्ता ने उनसे यही कहे थे। कुछ समझ में नहीं आया तो दिलीप राय पलंग की पट्टी पर मुक्ता के पास बैठ गए और उसके एक हाथ को अपने हाथों में लेकर उसकी ओर देखने लगे। देखा, मुक्ता की आंखों में पानी भर आया है। ऐसे ही होना था, मुझे लगता है, मुक्ता ने धीरे से कहा और एक ठंडी सांस ली, जैसे एक अंतिम निर्णय अपने ही मुंह से अपने कानों को सुनाया हो। मुक्ता, दिलीप राय ने मुंह से निकाला तो मुक्ता ने एक राहत की सांस लेकर उनकी ओर देखा। लगा इस पीड़ा की घड़ी में वह मुक्ता के कुछ निकट आ गए हैं, इसलिए शायद उन्होंने आज मिस दिल्ली नहीं कहा, आज पहली बार मुक्ता कहा है। पर दिलीप राय उसी तरह हैरान उसकी ओर देख रहे थे, शायद उसकी ओर नहीं, सिर्फ इन शब्दों की ओर। ऐसे ही होना था, मुझे लगता था। क्या सोच रहे हैं? मुक्ता ने अचानक पूछा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता था मुक्ता? शायद कुछ है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो। दिलीप राय का प्रश्न सीधा मुक्ता से टकरा गया तो मुक्ता ने घबराकर अपना हाथ उनके हाथों से खींच लिया, कुछ बच्चे के अस्तित्व से भी अधिक, जैसे मुक्ता के शरीर में से निचुड़ गया और वह बिल्कुल बेजान सी कमरे की दीवारों की ओर देखने लगी। मुक्ता, दिलीप राय ने मुक्ता के होठों के पास झुककर ऐसे आवाज़ दी जैसे कोई कदम कदम दूर जाते हुए किसी को ज़ोर से आवाज़ देकर रोकना चाहे। मुक्ता का मन ठिठक कर खड़ा हो गया। परे जाने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, इसलिए वहीं खड़ी होकर काँप कर वह दिलीप राय की ओर देखने लगी। दिलीप राय को याद आया आज से कई दिन पहले, उस दिन जिस दिन डॉक्टर ने पहली बार बधाई दी थी। उस दिन भी मुक्ता ने कहा था, नहीं, माँ को खत मत लिखना, मुझे डर लगता है। लगा कुछ है जो मुक्ता को भीतर ही भीतर तोड़ रहा है। शायद वही कुछ आज उसे इस तरह लहूलुहान कर गया है। दिलीप राय ने धीरे से मुक्ता के माथे पर हाथ रखा, पर मुंह से कुछ नहीं कहा। पर दिलीप राय की हथेली के स्पर्श से मुक्ता के माथे की नस पिघल गई, आँखों में पानी बनकर आ गई। दिलीप राय ने उसकी आँखों से झर आए पानी को अपनी पोरों से पोंछा और उसे कुछ हंसाने का जतन करते हुए कहा, तुम औरतों को कई बातों का आप ही आप किस तरह पता चल जाता है। जानती हो माँ क्या कह रही थी? क्या? कि यह ज़रूर लड़का था तभी चला गया, लड़की होती तो ऐसा कुछ नहीं था। लड़कियों की बारी इस तरह नहीं हुआ करता। सो अगली बार तुम अभी से सोच लो कि लड़की होगी और इसलिए फिर ऐसे नहीं होगा। रोने की क्या बात है? नहीं, अगली बार भी लड़की नहीं होगी। मुक्ता के मुंह से यह निकला तो दिलीप राय फिर चौंक गए, पर हंसते हुए पूछने लगे, तुम औरतों को यह किस तरह पता चल जाता है? इस बार भी तुम कहती थी। मुझे मालूम था। कैसे? यह राहुल था। दिलीप राय ने मुक्ता के मुंह से अपने मरे हुए बच्चे का नाम सुना तो कांपकर मुक्ता की ओर देखा। सचमुच यह राहुल था
मुक्ता के मन ने छलक जाना चाहा, कहना चाहा कि मैं जब यहाँ आई थी तो मेरी गोद में उसकी लाश पड़ी हुई थी। वही रोज़ हमारे पलंग पर होती थी, हम दोनों के बीच। अब वही मेरे भीतर भी। पर मुक्ता की जीभ जैसे सुन्न हो गई। यह भयानक सारा कुछ जीभ पर जम गया। मुक्ता? दिलीप राय ने घबराकर मुक्ता का सिर अपने घुटनों पर रख लिया। फिर प्यार से कहा, यह पागलपन है मुक्ता। तुम यही सोचा करती थी, तुम्हें इसीलिए डर लगा करता था। मुक्ता ने जर्द होकर दिलीप राय की ओर देखा, फिर कांपती सी कहने लगी, वह इसीलिए मर गया था क्योंकि मैंने चाहा था। पगली, तुमने तो उसे। पर मुक्ता दिलीप राय की बात को सुने बिना कहती गई, नहीं, यह मैंने सोचा था कि वह ना हो तो वह मुझसे गुस्से होकर चला गया। वह इसीलिए। दिलीप राय ने मुक्ता के कांपते हुए होठों को हथेली से चुप करना चाहा, पर मुक्ता के मन में जो कुछ था वह सारे का सारा दिलीप राय की हथेली पर आ पड़ा। आपने मुझे बच्चे की खातिर चाहा था, अपने लिए नहीं। पर मैं आपको चाहती थी, सारा, किसी और का नहीं, बच्चे का भी नहीं। इसीलिए मैंने चाहा वह ना हो। तुमने इसीलिए कई महीने ब्याह के लिए हाँ नहीं की थी? दिलीप राय ने बड़े धीरे से संभली हुई आवाज़ में पूछा। हाँ, इसलिए, और सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका एक बच्चा था, इसलिए भी कि पहले मेरी जगह कोई और थी। अब नहीं थी, पर पहले थी। क्यों थी? वह मेरी बेवफाई थी, दिलीप राय ने एक बार हंसकर कहा। फिर पलंग से उठकर पलंग के पास खड़े होकर मुक्ता की ओर देखते हुए गंभीर हो गए। कहने लगे, तुमने सचमुच मुझसे इस तरह प्यार किया है मुक्ता? और फिर वह मुक्ता के पास झुककर कहने लगे, खतरनाक औरत, जब तुझे सोचा था तब यह मैंने नहीं सोचा था। मुक्ता ने अपनी कांपती हुई बाँह उनके गले में लपेट दी। कहा, पर मेरी मोहब्बत में यह गुनाह क्यों शामिल हो गया? मैं आपको पाना चाहती थी, नहीं चाहती थी कि आप किसी और के भी हों, बच्चे के भी नहीं। पर मैं बच्चे की मौत नहीं चाहती थी, यह चाहती थी कि वह ना हो, पर यह नहीं चाहती थी कि वह मर जाए। दिलीप राय ने अपने हाथों से जैसे अनंत के क्षण को छू लिया। मुक्ता की मोहब्बत को बच्चे का अस्तित्व स्वीकार नहीं था, पर उसकी मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी, और इस बात को जितना मुक्ता ने भी नहीं पाया था, वह दिलीप राय ने पा लिया। मुक्ता ने फिर कहा, मैं अपने और आपके बीच वह बच्चा नहीं चाहती थी। वह नहीं रहा, पर उसकी जगह उसकी लाश आ गई, रोज़ यहाँ पलंग पर। दिलीप राय ने मुक्ता के होठों पर अपना हाथ रख दिया। कहा, नहीं मुक्ता, तुम्हारे और मेरे बीच और कोई चीज़ नहीं है। मेरा अतीत शायद था, पर अब नहीं है। मुक्ता सवेरे जागी तो देखा कमरे में रोज़ वाली जगह पर वह तस्वीर नहीं थी जो दिलीप राय ने किसी के भी कहने पर कमरे से उठाने नहीं दी थी। मुक्ता ने धीरे से उठकर बराबर के कमरे की अलमारी टटोली तो वह तस्वीर मिल गई। उसने तस्वीर को फिर अलमारी में से उठाया, उसे पोंछा और कमरे में उसी जगह पर रख दिया जहां वह हमेशा रखी रहती थी। दिलीप राय ने तस्वीर को फिर उसी जगह पर देखकर मुक्ता की ओर देखा तो मुक्ता हंस पड़ी। ये अब मेरे भी हैं, आपका अतीत सबका सब मेरे में शामिल हो गया है, मेरा बन गया है, मेरा अपना। दोस्तों, और इस तरह मुक्ता ने दिलीप राय की ज़िंदगी में न सिर्फ एक खाली जगह को ही भरा, बल्कि उसके अतीत को पूरी तरह अपने अंदर समाहित कर लिया। अब अतीत की यादों के साथ वही दिलीप राय का अतीत, वर्तमान और भविष्य भी थी। इसी खूबसूरत कहानी के साथ अब चलती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलूँगी।
तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। अब तक ना किया हो या चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कहानी और प्रस्तुति से संबंधित अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित और प्रेममय रहें। नमस्कार।